जो समुद्र पर राज करता है वो व्यापार पर राज करता है, जो विश्व व्यापार पर राज करता है वो विश्व के धन पर राज करता है और परिणाम स्वरूप दुनिया पर ही राज करता है। सर वॉल्टर रैले का ये जो कथन है ना, आज हिंद महासागर क्षेत्र मतलब इंडियन ओशन रीजन आईओआर में जो रणनीतिक हलचल बढ़ रही है उसे समझने के लिए एकदम सही बैठता है। नमस्कार। आज हम हिंद महासागर में भारत और चीन के बीच जो ये बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा है उस पर गहराई से बात करेंगे। जैसा कि द हिंदू और दूसरे पब्लिकेशंस में भी आजकल चर्चा हो रही है, फॉरेन अफेयर्स पर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है उसने साफ तौर पर इशारा किया है कि इस क्षेत्र में खासकर चीन की जो बढ़ती उपस्थिति है वो भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रही है। और हाँ, ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर महत्वपूर्ण है ही, मतलब मेंस और करंट अफेयर्स दोनों के नजरिए से। तो चलिए इस जटिल मुद्दे की परतें खोलते हैं। सबसे पहले, चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पकड़ कैसे मजबूत कर रहा है? क्या है उसकी स्ट्रैटेजी? चीन की जो रणनीति है वो कई स्तरों पर मतलब मल्टी लेयर्ड है। एक बहुत अहम पहलू है डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, यानी ऐसे बंदरगाह बनाना जो सिविलियन इस्तेमाल के लिए भी हो और जरूरत पड़ने पर मिलिट्री उद्देश्यों के लिए भी। अच्छा, डुअल यूज। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट जो 99 साल की लीज पर है, फिर पाकिस्तान का ग्वादर है, बांग्लादेश में चटगांव, म्यांमार में क्याउकपियू, ये सब भारत की समुद्री सीमाओं के काफी पास हैं। इन्हें अक्सर चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली जो रणनीति है उसका हिस्सा माना जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। हाँ, ये टर्म तो काफी सुना है, लगता है कि भारत को घेरने की एक कोशिश है। जी, कुछ हद तक यही माना जाता है। मकसद यही लगता है कि हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक पहुंच बढ़ाई जाए। और इसके अलावा ये बंदरगाहों के अलावा और क्या कर रहा है चीन? हाँ बिल्कुल, इसके अलावा चीन ने जिबूती में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 2017 में अपना पहला विदेशी मिलिट्री बेस स्थापित किया। ये एक बड़ा कदम था। साथ ही इस पूरे रीजन में चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तैनाती भी बढ़ी है, वो ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। पनडुब्बियां भी? अच्छा जी, और तो और वो अपने साइंटिफिक रिसर्च वेसल्स, जैसे कि एक नाम है जियांग यांग होंग 3, इनको भी भेजते हैं। अब कहने को तो ये साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, सी बेड मैपिंग, ओशनोग्राफिक डेटा कलेक्शन, लेकिन ये जो जानकारी है ये सबमरीन ऑपरेशंस के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। ओह, मतलब वैज्ञानिक शोध की आड़ में एक तरह से मिलिट्री इंटेलिजेंस जुटाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, या कम से कम ऐसी क्षमता विकसित करने की कोशिश जो भविष्य में काम आ सके। और एक और बात जो सुनने में आती है वो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से जुड़ी है, कर्ज के जाल वाली कूटनीति या डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। ये क्या चीज है और ये चीन की मदद कैसे कर रही है? देखिए, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी शब्द थोड़ा विवादास्पद है। आलोचक इसका इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना यह है कि चीन को छोटे देशों को, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को बड़े पैमाने पर कर्ज देता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो शायद आर्थिक रूप से उतने फायदेमंद ना हो। हाँ, जैसे श्रीलंका का मामला काफी चर्चा में था, हम्बनटोटा पोर्ट वाला। बिल्कुल, श्रीलंका, मालदीव ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। होता यह है कि जब ये देश भारी कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और उसे चुका नहीं पाते हैं, तो चीन कथित तौर पर उन पर अपनी रणनीतिक शर्तें मनवाने के लिए दबाव डाल सकता है, जैसे कि पोर्ट्स का नियंत्रण लेना या अपने सैन्य इस्तेमाल की अनुमति लेना। यानी आर्थिक निर्भरता का फायदा उठाकर रणनीतिक बढ़त लेना। जी, इसके साथ ही चीन इस क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ भी अपनी साझेदारी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान, रूस, ईरान जैसे देशों के साथ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करता है और उसने अपना एक फोरम भी शुरू किया है, चीन हिंद महासागर क्षेत्र फोरम, जिससे वो रीजनल डायलॉग को अपने हिसाब से शेप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो साफ है कि चीन काफी एक्टिव है और कई तरीकों से अपनी पैठ बना रहा है, आर्थिक भी, सैन्य भी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। भारत के हितों पर इसका सीधा असर क्या पड़ रहा है? ये हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। इसके कई गंभीर मायने हो सकते हैं, मतलब सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। अगर हम मिलिट्री नजरिए से देखें तो ग्वादर, हम्बनटोटा जैसे ये जो पोर्ट्स हैं जहां चीन की पहुंच है, ये चीनी नौसेना को भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद कर सकते हैं। और अगर कभी संघर्ष की स्थिति बनती है तो मलक्का स्ट्रेट जैसे जो महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हैं, चोक पॉइंट्स हैं, उनको बाधित करने की क्षमता भी दे सकते हैं। ओह, ये तो वाकई चिंता की बात है। मलक्का स्ट्रेट तो बहुत ही क्रिटिकल है हमारे ट्रेड के लिए। बिल्कुल, और यहीं से दूसरा पॉइंट जुड़ता है, आर्थिक पहलू। भारत का लगभग 80% जो तेल आयात है
वो इसी हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरता है। अगर इन समुद्री मार्गों में कोई भी बाधा आती है तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सही बात है। और डिप्लोमेटिक लेवल पर? डिप्लोमेटिक तौर पर देखें तो भारत के जो पारंपरिक सहयोगी देश हैं पड़ोस में, उन पर चीन का बढ़ता प्रभाव हमारे लिए चिंता का विषय है। ऐसा ना हो कि हम अपने ही पड़ोस में अलग थलग पड़ जाएं। और फिर इंटेलिजेंस का एंगल भी है। इंटेलिजेंस मतलब जासूसी? हाँ, ये जो चीनी रिसर्च वेसल्स की बात हमने की, या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जो उनके साधन हो सकते हैं, वो भारत की नौसैनिक गोपनीयता के लिए खतरा है। खासकर हमारी जो न्यूक्लियर डिटरेंट कैपेबिलिटी है, जैसे अरिहंत क्लास की सबमरीन्स, उनके मूवमेंट्स को ट्रैक करने की कोशिश हो सकती है। तो ये असर वाकई काफी गहरे और बहुस्तरीय हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि हिंद महासागर भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। जरा इस पर थोड़ी और रोशनी डालेंगे कि हिंद महासागर का भारत के लिए इतना महत्व क्यों है? देखिए, हिंद महासागर भारत के लिए सिर्फ एक समुद्री क्षेत्र नहीं है, ये हमारी पहचान और सुरक्षा का अभिन्न अंग है। सामरिक सुरक्षा के लिहाज से तो ये हमारी प्राइमरी पेरिफेरी है। भारत इस क्षेत्र में खुद को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखता है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और शांति बनाए रखने में एक एक्टिव, सकारात्मक भूमिका निभाना चाहता है। जैसे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है, या गुरुग्राम में जो IFC-OR सेंटर है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। हाँ, वो सेंटर जो रीजनल मैरिटाइम इंफॉर्मेशन शेयर करता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये सब इसी भूमिका को मजबूत करते हैं। फिर आर्थिक रूप से ये हमारी लाइफलाइन है। हमारा 90% से ज्यादा व्यापार वॉल्यूम के हिसाब से समुद्र से होता है। एनर्जी, फिशरीज, ब्लू इकोनॉमी के जितने भी पहलू हैं, सबके लिए हिंद महासागर जरूरी है। भू राजनीतिक रूप से, जैसा हमने डिस्कस किया, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मुकाबला करना है। हमारी एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यहीं से होकर गुजरती हैं, और आयोरा यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे मंचों पर भारत की लीडरशिप भी यही मायने रखती है। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट भी है। INCOI जैसी संस्थाएं सुनामी वार्निंग देती हैं। डीप ओशन मिशन, मत्स्य 6000 जैसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। समझ गई। तो मतलब स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, साइंटिफिक, हर लिहाज से ये ओशन हमारे लिए क्रिटिकल है। तो जब चुनौती इतनी बड़ी है, इतनी बहुस्तरीय है, तो भारत इसका सामना कैसे कर रहा है? हमारी प्रतिक्रिया क्या है? व्हाट इज इंडिया डूइंग? हाँ, भारत चुप नहीं बैठा है। एक मल्टीप्रॉन्ग्ड, मतलब बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही है। इससे हम कुछ हिस्सों में देख सकते हैं। पहला तो है अपनी खुद की नौसैनिक क्षमता को तेजी से बढ़ाना। इसमें और ज्यादा पनडुब्बियां शामिल करना, नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाना, और खास तौर से अंडमान और निकोबार कमान को अपग्रेड करना, जो हिंद महासागर में हमारी फॉरवर्ड प्रेजेंस है। अच्छा, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। जी। दूसरा है आर्थिक विकल्प देना। चीन के BRI के जवाब में भारत कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रहा है, जैसे महासागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की जो हमारी नीति है। अभी हाल में IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई। इसके अलावा हम रीजन के दूसरे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में निवेश कर रहे हैं, जैसे ईरान का चाबहार पोर्ट, ओमान का दुकुम पोर्ट। हाँ, चाबहार और दुकुम ये काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। बिल्कुल। तीसरा पहलू है कूटनीतिक गठजोड़, क्वाड, यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रुप है, उसे मजबूत करना। फ्रांस जैसे देशों के साथ हमारी द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी बहुत गहरी हुई है हिंद महासागर को लेकर। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आयोरा में एक्टिव रोल निभाना, यानी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करना। सही। चौथा है तकनीकी बढ़त हासिल करना। अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम नाविक, सैटेलाइट्स के जरिए बेहतर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, यानी समुद्र पर पूरी नजर रखना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। और पांचवा, जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, हमारे जो पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं रीजन के देशों के साथ, उनको मजबूत करना। और HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, मतलब आपदा के समय मदद पहुंचाना। भारत इसमें हमेशा आगे रहता है, जैसे ऑपरेशन समुद्र मैत्री या दूसरे मिशंस। इससे गुडविल बनती है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लग रहा है। मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमैटिक, टेक्नोलॉजिकल और सॉफ्ट पावर सब पर काम हो रहा है। संक्षेप में कहें तो हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत भी इसका सामना करने के लिए हर मोर्चे पर सक्रिय है।
एक प्रोएक्टिव और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपना रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए कि क्या हिंद महासागर में ये जो रणनीतिक होड़ चल रही है, ये सिर्फ भारत और चीन के बीच एक रीजनल पावर बैलेंस का मुद्दा है या फिर इसका असर कहीं ज्यादा बड़ा है? क्या ये ग्लोबल ऑर्डर जो नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसके भविष्य को भी प्रभावित करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, आज की ये जो गहन चर्चा है इसे यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों और इस विषय में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं को हिंद महासागर क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स और भारत के सामने जो चुनौतियां और अवसर हैं उनकी एक साफ तस्वीर मिली होगी। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर हमारी चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आपके कोई प्रश्न हो या कोई विचार हो तो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।